हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर 7, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन मैं बस आपको बेटा ये कहना चाह रहा हूं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो जरूर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन ये इसकी क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम हमको कायदे से आता हो। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम रिवाइज करते हैं और फिर पढ़ते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। दैट इज एक से ज्यादा एसएचएम्स एक पार्टिकल कर रहा है, मतलब एक एसएचएम वो कर रहा था, दूसरा एसएचएम सुपरपोज कर दिया। अब बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए तरीका क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम होने के लिए तरीका क्या होगा? बेटा एक फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचएम कराने के लिए। फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचएम कराने के लिए व्हेन एवर फोर्स इज ऑफ द टाइप ऑफ माइनस के एक्स, और जहां पे एक्स क्या होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का। मतलब फोर्स जो है टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। जब फोर्स साइनोसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ साथ, तो पार्टिकल क्या करता है प्यारे बच्चों? तो पार्टिकल एसएचएम करता है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो इसको हम बोलते हैं एसएचएम, कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और इसके लिए फोर्स क्या आता है बेटा? फोर्स निकल के क्या जाता है? फोर्स निकल के आ जाता है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। आई होप ये आप सब लोगों को याद होगा। एक्सेलरेशन आता था यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फोर्स क्या बन जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास फोर्स आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरे पास प्यारे बच्चों फोर्स निकल के आ जाएगा, है ना। फोर्स बेसिकली टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। दैट इज अगर कोई हार्मोनिक फोर्स है, कोई अगर एक हार्मोनिक फोर्स है, वो क्या करेगा बेटा? पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराता है। अब एक और अगर मान लो एक और हार्मोनिक फोर्स है, ये पार्टिकल को अपनी तरफ को खींचना चाहेगा। एक फोर्स पहले था जो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाह रहा था। अब मैंने उसके साथ में एक और फोर्स सुपरपोज कर दिया जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाहता है। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पहले वाले से हो सकता है सेम हो, या पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफर करे, है ना। हो सकता है दोनों सेम एक्सिस के अलोंग हो सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हो। प्रैक्टिकली आप कब देखते हैं? अगर जब ब्रिज पे चल रहा होता है इंसान, है ना, और वो क्या करता है बेटा? ब्रिज हल्का हल्का झूला झूलता है। राम झूला लक्ष्मण झूला आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो मिलेनियम ब्रिज बेटा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल दिया था मिलेनियम ब्रिज का, जहां पर वो वूबली मोशन आ गया था ब्रिज का, है ना। और वहां पर भी बच्चों, वहां पर जो मेरा एनिमेशन भी था जो आपने देखा जरूर होगा, ये देखिए फिर से आपके सामने है। वहां पर क्या एक ही आदमी चल रहा था? बहुत सारे आदमी। तो एक आदमी लगातार मतलब धकेल रहा था ब्रिज को, है ना, और साथ में एक और आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशंस, क्योंकि फोर्सेस बहुत सारे सुपरपोज हो गए, और फोर्सेस के सुपरपोज होने से ऑसिलेशंस बहुत सारे सुपरपोज हो जाएंगे। ऐसा कैसे? आइए बेटा इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा। बेटा सपोज करो कोई फोर्स F था, है ना, और इसके कारण, ये फोर्स F1 के कारण जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रही थी, पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट से वो R बना रहा था, ठीक है। और मान लो कोई दूसरा फोर्स अब आ गया साथ में, जिसके कारण अगर ये नहीं होता तो पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम R2 आना चाहिए था। मान लो उसके कारण पोजीशन वेक्टर R2 आना चाहिए था। अब बेटा F1 क्या होता है? F1 क्या होता है प्यारे बच्चों? F1 होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? d2r1 बाई dt स्क्वायर, d2r1 बाई dt स्क्वायर, है ना। ये बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ है, F इक्वल टू ma, है ना। और अगर मान लो खाली दूसरा फोर्स लगता तो बेटा फिर कंडीशन क्या बनती? F2 इक्वल टू m इंटू d2r2 बाई dt स्क्वायर, है ना। अब सपोज करो जब दोनों लग रहे हैं तो क्या होगा? F1 प्लस F2, जब दोनों लगेंगे तो क्या होगा? तो मान लो पोजीशन वेक्टर आ जाता है R, तो d2r by dt स्क्वायर। बेटा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस एक्सेलरेशन, dr by dt इज वेलोसिटी एंड dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो d2r by dt स्क्वायर। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, F1 प्लस F2 d2r by dt स्क्वायर, और F1 प्लस F2 यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से F1 प्लस F2 निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों d2 by dt स्क्वायर ऑफ R1 प्लस R2,
और इन दोनों को प्यारे बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को मिल क्या जाएगा, आर वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, आर वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो बेटा यहां से बेटा मेरे को मिला क्या कि अगर पहले एक फोर्स था, पहले एक हार्मोनिक फोर्स था, वो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाहता था, दूसरा एक और हार्मोनिक फोर्स आ गया, वो पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब बेटा क्या होगा, अब दोनों फोर्सेस सुपरपोज हो गए और यहां से मेरे को समझ में क्या आ रहा है, दोनों पोजीशन वेक्टर्स भी सुपरपोज हो गए। अब जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पहले जो आता था R1, बाद में आता था R2, अब आएगा R1 प्लस R2। मैं फिर से आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, प्लीज प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, F1 के कारण पोजीशन वेक्टर R1 आ रहा था, F2 के कारण पोजीशन वेक्टर R2 आ रहा था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये R1 वेरी कर रहा था, R2 वेरी कर रहा था। अब F1 क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन d2r1/dt²। F2 क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन d2r2/dt²। F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, d2m, सॉरी m तो गायब हो गया यहां पे, कभी कभी चोरी हो जाती है, m इंटू d2r1 प्लस r2/dt²। और F1 प्लस F2 को लिखना क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज d2r/dt²। तो यहां से बेटा जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर r आ रहे हैं, पर F1 प्लस F2 जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूं और कंपेयर कर रहा हूं, तो r मेरे को R1 प्लस R2 टाइप का दिख रहा है। r मेरे को क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2। और इसी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या देगा, v इक्वल टू V1 प्लस V2। और इसी को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू A1 प्लस A2। और इसी को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ma। ये क्या आ जाएगा बेटा, ma dv/dt एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है जब दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो ma क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब जो फोर्स लग रहा है वो विच इज F1 प्लस F2। और ma1 क्या था, जब पहले एक्सेलरेशन आता था, है ना, ma1 क्या था, F1, और ma2 क्या था, F2। दैट इज LHS RHS बराबर आ रहे हैं, दैट इज LHS RHS बराबर आ रहे हैं। दैट इज ये जो सिचुएशन है ये मेरे को सही लग रही है। ये जो सिचुएशन है प्यारे बच्चों ये मेरे को सही लग रही है कि जो मैंने डेराइव किया, जो मैंने डेवलप किया, जो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरे को फाइनली उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो यही मिल रहा है, LHS और RHS क्या आ जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बराबर आ जा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले एक हार्मोनिक फोर्स था वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, बाद में एक और हार्मोनिक फोर्स आ गया वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। अब जब दोनों हो गए तो बेटा अब जो पोजीशन वेक्टर आएगा, जो पहले पोजीशन वेक्टर आ रहा था या जो बाद में पोजीशन वेक्टर आ रहा था, उसका सुपर पोजीशन हो जाएगा, है ना। और अगर वो दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स जो पहले आ रहे थे, सपोज करो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन। और तीन होंगे तो तीन सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन, चार होंगे तो चार सिंपल हार्मोनिक मोशंस का सुपरपोजिशन। आइए बेटा ऐसा करते हैं, आपको फील कराने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ SHM। मैं टॉपिक एक इन बिटवीन वाला ले रहा हूं जो कि एक्चुअली बाद में आना चाहिए, पर एक बार जो मैंने आपको समझाया है वो मान लेते हैं कि वो सही है और देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, और डायरेक्टली मोशन को फील करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उससे आपको क्या फील हो रहा है, रिजल्ट आना चाहिए। हाँ डेफिनेटली ये खाली आप विजुअलाइज ही कर सकते हैं। मैं अब आपको जो मैथमेटिकली जो मैंने डेराइव किया उससे जो डेवलप होके जो चीज निकल के आएगी और जो आपको डायरेक्टली मोशन फील होगा, मैं दिखाऊंगा कि वो कनेक्टेड है, आपस में बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, मैं मान रहा हूं कि ये दो SHM सुपरपोज करें, x इक्वल टू a sin ओमेगा t और y इक्वल टू b cos ओमेगा t। इनके सुपरपोज होने का मतलब क्या है कि अगर इसके कारण पहले एक SHM हो रहा था x एक्सिस पे और दूसरा SHM हो रहा था y एक्सिस पे, इनका सुपरपोजिशन हो गया। मैंने क्या सिखाया था, पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये तो खाली x एक्सिस में दे रहा था और ये y एक्सिस में, तो बेटा जो x कोऑर्डिनेट था वो इसके कारण आएगा, y कोऑर्डिनेट इसके कारण आएगा, है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अब x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो बेटा पार्टिकल किस शेप में घूमेगा, अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो क्या निकल के आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसको बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। और मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1। सॉरी, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एलिप्स। ऐसा लग रहा है कि ट्रेजेक्ट्री जो आने वाली है
वो एलिप्स की आने वाली है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको फील करके देखते हैं कि क्या ऐसा आ सकता है। आइए चेक करें प्यारे बच्चों। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पता क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, फेज एंगल 0 है ना। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे और पॉजिटिव में जा रहा है ना। यही सिखाया था ना बेटा। सर्कुलर मोशन की जो शेडो होती है वो एसएचएम करती है। तो t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पे, अब ये ऊपर जाएगा तो शेडो ऊपर जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे एसएचएम हो रहा है और ये y एक्सिस पे। इसका मतलब यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम इस तरीके का है और वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है इधर को, ये वाला ऐसे बता रहा है। और ये कह रहा है भैया हम तो y एक्सिस पे जाने वाले हैं, दैट इज स्प्रिंग या तो ऊपर को लगा है या नीचे को लगा है, पर ये पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल अभी y की मैक्सिमम वैल्यू पे है ना। दैट इज ये वाला स्प्रिंग अभी स्ट्रेच्ड है। अब ये नीचे को खींच रहा है, ये वाला स्प्रिंग नीचे को खींच रहा है, कह रहा आ जा, और ये धकेल, ये अभी नेचुरल लेंथ में। अब ये जब आगे जाएगा और बेटा ये स्प्रिंग नीचे को खींच रहा है, तो इसलिए ये कुछ क्या होगा, घूम जाएगा ऐसे, ये कुछ घूम जाएगा ऐसे। और जैसे ये घूमने लगेगा तो ये वाला स्प्रिंग भी खींचने लगेगा जो इसको टर्न करेगा। ये अगर सोचो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे फोर्स आ जाए तो वो टर्न कर देगा बेटा, है ना। आप समझ सकते हैं अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और अगर उस पर ऐसे फोर्स आ जाए तो वो क्या करेगा, वो इसको घुमा देगा, वो इसको घुमा देगा। तो प्यारे बच्चों ये जो फोर्स आएगा ना ये इसको और घुमाएगा, तो यहां से टर्न ले लेगा, है ना। और टर्न लेने के बाद जब ये यहां ऐसे जब टर्न लेगा, अब इसके पास नीचे को कुछ वेलोसिटी आ चुकी है जिसके कारण ये नीचे जाएगा, है ना। और ये स्प्रिंग को अब ये मतलब जब ये स्प्रिंग हल्के हल्के कंप्रेस होने लगेगा और धकेलने लगेगा कि भैया और मेरे करीब मत आ, और मेरे करीब मत आ, है ना। और ये अभी स्ट्रेच्ड है तो ये खींच रहा है अभी इसको, है ना। और ये कॉम्प्रेस्ड है, धकेल रहा है, तो ये ऊपर को दोनों के दोनों पुश कर रहे हैं कि ऊपर को टर्न ले। तो आप थोड़ा सा फील करिए मोशन इसी तरीके का आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये खींचेगा और ये धकेल भी रहा है ना। और हल्के थोड़ी देर बाद ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। फिर जब ये धकेलने लगेगा, है ना, तो ये उधर को मोड़ेगा। आप थोड़ा सा फील करिएगा कि हाँ एलिप्टिकल पाथ यहां पर भी दिख रही है। और जब मैं मैथमेटिकली निकाल रहा हूं, मान लेता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, तो उससे भी एलिप्टिकल दिख रही है। आप चाहे तो वीडियो को एक दो बार देखिए, आप फील करने की कोशिश करिए। जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर को इसको टर्न कर देगा, चल इधर आ। और जब ये खींच जाएगा तो ये इसको टर्न कर देगा, और जब ये दब जाएगा तो ये इसको टर्न करेगा। ये दब गया है तो ये इसको टर्न करके धकेल के वापस भेजेगा। ये खिंचा हुआ है तो ये खींचेगा आजा, और ये खिंचा हुआ तो ये इसको खींचेगा आजा। अब ये दबा हुआ तो ये इसको कहेगा चल, और ये दबा हुआ तो ये कहेगा इसको चल। आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कुछ इलिप्टिकल टाइप दिखेगा। मैं बहुत अच्छे से और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थोड़े से मेरे वर्ड्स ही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सर्कुलर मोशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आप विजुलाइज कर पाएंगे। वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते थे कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो पार्टिकल को टर्न कर पाता है, जो उसको कर्व्ड मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। उसी टाइप की ही कुछ बातें कर रहा हूं। जब परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा होता है जल्दी टर्न कर जाता है, कर्वेचर कम आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम आता है ना। आप सोच के भी देखिए, आप जा रहे हैं भागते हुए, कोई आपको अगर ऐसे खींच ले तो आप टर्न ले जाएंगे, तेज खींच ले जल्दी टर्न ले जाएंगे, तेज खींच ले जल्दी टर्न ले जाएंगे। अच्छा, ये केवल और केवल विजुअलाइजेशन के लिए था। अब ऐसा करते हैं, टॉपिक के अंदर घुसते हैं। मान लेते हैं कि अगर दो हार्मोनिक फोर्सेस होंगे तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे प्यारे बच्चों वो ऐड हो जाएंगे। ये अब मान लेते हैं। आइए बेटा फटाक से ऐसा करते हैं, टॉपिक पे अटैक करते हैं। लेकिन टॉपिक पे अटैक करने से छोटी सी मैथ्स आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, है ना। आपको लग रहा होगा मैथ्स क्यों बेटा, कई सारे लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक को फिजिक्स समझ बैठते हैं। बेटा ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, और इस मैथ्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये मैथ्स समझ के मैथ्स में तो फायदा होगा ही, पर फिजिक्स में भी बहुत फायदा होगा। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है a sin थीटा, दूसरा फंक्शन है b sin थीटा प्लस फाइव। इन दोनों को जोड़ना है ना। a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस फाइव, और बेटा इनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है विच इज c sin थीटा प्लस डेल्टा, है ना। मान लो थीटा वेरी कर सकता है, थीटा के साथ वेरी कर रहा है, फाइव एक कांस्टेंट है, a b कांस्टेंट है। मेरे को इनको जोड़ना है और जोड़ के एक सिंगल फंक्शन बनाना है ताकि मैं इन दोनों का एडिशन इकट्ठे देख पाऊं। अच्छा, ऐसा क्यों करने वाला हूं,
क्योंकि बेटा मेरे को यहां पर जब सुपरपोजिशन करना होगा a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, उनको जोड़ के मैं इकट्ठे देखना चाहता हूं, एक एसएचएम देखना चाहूंगा। सुपरपोजिशन से जो एक एसएचएम बनेगा उसको देखना चाहूंगा, ये एसएचएम नहीं बनेगा या बनेगा उसको डिसाइड करना चाहूंगा। तो पहले आइए देखते हैं इनको जोड़ के एक कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात a साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये a है, ये थीटा है, ये चीज क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, a साइन थीटा। तो a साइन थीटा मेरे को दिख गया, जोड़ना किसके साथ है, b साइन थीटा प्लस फाइव। थीटा ये है b मान लो, ये है फाइव, और ये चीज क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा प्लस फाइव, आई एम सॉरी ये थी, अच्छा हाँ ये फाइव है, ये थीटा तो ये थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइन है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव। बेटा एक बार थोड़ा सा मन लगाइएगा, अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो बेटा केवल ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, एसी भी समझ में आएगा, आपको वेव ऑप्टिक्स भी समझ में आएगा। नहीं तो वहां पर आपको कभी कभी दिखाई देगा, वहां पर कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, लेट अस सपोज a1 प्लस a2 cos फाइव इज a cos डेल्टा। ऐसा सपोज करना बेटा मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। बेटा एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स, तो वाली मैथ्स फटाक से समझ लेते हैं ताकि हमको कभी भी दिक्कत ना हो। तो बेटा a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव। अब इसको बनाना है एक फंक्शन c साइन थीटा प्लस डेल्टा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया c, है ना, इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, और ये हो गया डेल्टा। और बहुत ध्यान से देखिए, ये यहां से ही जुड़ रहा है, लग नहीं रहा जुड़ता हुआ, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया c और ये थीटा प्लस डेल्टा। तो ध्यान से सोचिए प्यारे बच्चों, ये जो चीज निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक, हाइपोटेन्यूस साइन थीटा परपेंडिकुलर। बेटा ये वाला जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा ना यहां से लेके यहां तक, यही है c साइन थीटा प्लस डेल्टा। कोशिश करिएगा बेटा फील करने की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। ये a साइन थीटा है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव है, और ये बन गया एक c साइन थीटा प्लस डेल्टा। आपसे पूछी जाएगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक ही चीज है जो आ रही है c। और c कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं इस ट्राइंगल को सेपरेट करूं, एक दो तीन साइड्स, तो प्यारे बच्चों ये एक साइड लेंथ है a, है ना, और एक्सटीरियर एंगल ये यहां पर फाइव है, b जो है वो फाइव एंगल पे है, और ये है c, है ना, और ये वाला एंगल जो है a और c वाली साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो डेल्टा है। आप देखिए बेटा इसी को खाली मैंने ऐसे करके लिख लिया है ना, और ये c ही तो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये c ही तो मैक्सिमम वैल्यू। थीटा बढ़ेगा तो a साइन थीटा भी बढ़ेगा, b साइन थीटा प्लस फाइव भी बढ़ेगा, और c साइन थीटा प्लस डेल्टा भी बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं। और ये मैक्सिमम कब होगी वैल्यू, a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव की, जब थीटा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 90, c साइन थीटा प्लस डेल्टा c के बराबर हो जाएगा जब थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा 90। अब c की वैल्यू क्या है ये निकालना चाहता हूं। ये a है, ये चीज क्या है b cos फाइव, ये चीज क्या है b साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस फाइव, ये b साइन फाइव। तो c क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, a प्लस बी कॉस फाइव स्क्वायर प्लस b साइन फाइव स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, यहां पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव b स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 7, 7 नहीं भैया 1 होता है, 1 कितना होता है 1, बहुत शानदार, प्लस 2ab cos फाइव प्लस 2ab cos फाइव। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं c की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा क्या है, डेल्टा भी अगर निकालना हो तो tan डेल्टा निकल के आ जाएगा b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी कॉस फाइव।
कोशिश करिए ये वाले पर्टिकुलर जो मैंने आपको पूरी मैथ सिखाई है इसको बेटा कम से कम 1 से 2 बार देखिए और इसको खुद से थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, है ना। 1 से 2 बार देखिए, है ना। आगे थोड़ा सा मैं इसको और विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको सिखाया है बहुत ध्यान से देखिए। ये a साइन थीटा है, ये b साइन थीटा प्लस फाइव, और जो इनका समेशन आएगा ना a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव, वही ये चीज होगी बेटा। अगर इस ट्राइंगल का, ये बड़े ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है बेटा, वो क्या है कि हाइपोटेनियस साइन थीटा, दैट इज दिस थिंग इज c साइन थीटा प्लस डेल्टा, विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस फाइव। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, क्यों आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव आई सी की वैल्यू, क्योंकि बेटा जो वेक्टर एडिशन था वो भी कुछ इस तरीके से ही तो था। हालांकि ये वेक्टर्स नहीं है, पर ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है ना, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाइव है। तो बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, वहां पर पढ़ते थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड p and q and angle between the vectors is theta, then the resultant has magnitude under root p square plus q square plus 2pq cos थीटा। तो बच्चों मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये a sin थीटा प्लस फाइव, ये a sin थीटा, ये b sin थीटा प्लस फाइव, वही ट्राइंगल बन के आए तो वैसी ही वैल्यू आएगी। अब थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर ही घूमेगा, ये सी, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा साथ साथ में, और c sin थीटा प्लस डेल्टा ऐसे वैल्यूज बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो बेटा अगर मेरे को दो फंक्शन से मिला के एक फंक्शन बनाना है, तो बेटा सीखा क्या, सीखा मैंने ये है, सीखा प्यारे बच्चों मैंने ये है, अगर दो फंक्शन है जिनको जोड़ के एक फंक्शन बनाना है, तो बेटा जो तीसरा फंक्शन बनेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ठीक है, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। और जो डेल्टा आएगा प्यारे बच्चों वो कैसा आएगा, टेन डेल्टा क्या निकालता, b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। इस ट्राइंगल को अलग से बना लिया था, ये a, ये b, ये फाइव और ये c, ये डेल्टा, ये b cos फाइव और ये b साइन फाइव। तो बेटा टेन डेल्टा क्या बन जाएगा, b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। टेन डेल्टा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, टेन डेल्टा बन जाएगा b साइन फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। यही बेटा पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक आपको सिखाया वही है, जस्ट पूरी यही है। c की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। तो प्यारे बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन जो सेम डायरेक्शन में। तो बेटा हम पहले सेम डायरेक्शन में कैसे सुपरपोज होंगे इसके बारे में देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर एसएचएम्स का सुपरपोजिशन। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन देखेंगे जो सेम डायरेक्शन में, फिर तीन एसएचएम्स का भी देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, फिर 4-5 आप अपने आप कर पाएंगे, है ना। जस्ट आपको एक मैं मतलब आपको थॉट प्रोसेस दे दूंगा, करना किस तरीके से, प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से फील करिए, ये a साइन थीटा और ये b और ये साइन थीटा प्लस फाइव वही चीजें हैं प्यारे बच्चों। पूछ रहे हैं इनका जो सुपरपोजिशन होगा, ये दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन होगा, तो रिजल्टेंट एसएचएम अगर आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना, और उसका फेज डिफरेंस क्या होगा किसी एक के साथ, मान लो पहले वाले के साथ, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, मेनली हमसे पूछा जाता है वैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो कैसे करते हैं सॉल्व, आइए देखते हैं। तो पहली बात तो बेटा जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, रिजल्टेंट मोशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो दिस प्लस दिस, इसको x1 और x2 भी कह सकते हैं। इसके कारण ये आना चाहिए था, पहला एसएचएम एक्स कोऑर्डिनेट ये प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिजल्टेंट मोशन में क्या आ जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 विच इज नथिंग बट a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दैट इज, अगर अब मेरे को इसको बना के एक बनाना है तो मैं ये कह रहा हूं ये a1 है और ये ओमेगा टी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है
और ये A2 है और ये फाई है, ये चीज निकल के आ रही है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये A1 साइन ओमेगा टी आ गई, ये A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मिला के बनाना चाहता हूं प्यारे बच्चों इसको एक, और इन दोनों के समेशन को एक फंक्शन बना दिया है। देखिए बहुत शानदार तरीके से, ये A है और ये डेल्टा, और ये हो जाएगा A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ध्यान से देखिए, ये कुछ नहीं बस ट्रिग्नोमेट्री है। मैं चाहता तो आपको कुछ, मैं आपको इसमें एक लाइन भी ना लिखे बगैर आपको बोलता कि भैया A साइन थीटा प्लस B साइन थीटा प्लस फाई C साइन थीटा प्लस डेल्टा अगर होता है, एक फंक्शन बनाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई। और यहां से आप देखिए बेटा, अगर A1 A2 और A वाला अगर ट्राइंगल निकालूं इसमें से, तो ये है ट्राइंगल, ये A1 है, ये A2 है, ये A है, ये फाई है और ये डेल्टा है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि बेटा ये वेक्टर एडिशन में जैसा आता है बिल्कुल वही चीज आ चुकी है। ए की वैल्यू होगी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। हाँ डेफिनेटली ये वेक्टर्स नहीं है, कुछ लोग इनको वेक्टर्स मान लेते हैं, गलत है ना। उसकी वजह से एक मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे बच्चे मिसकॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एडवांस के क्वेश्चन गड़बड़ कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर्स नहीं है ना, ये डायग्राम वैसा आ गया, इसलिए ए की वैल्यू उस तरीके से आ रही है। ये A2 cos फाई है, ये A2 sin फाई है, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जैसे वहां पे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, यहां पे ए की वैल्यू क्या बन जाएगी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 सॉरी प्लस 2A1 A2 cos फाई। बहुत शानदार है ना। और tan डेल्टा क्या बन जाएगा A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। A2 sin फाई, अरे बोलेंगे साथ साथ में, अरे आपसे ही कह रहा हूं भैया, अरे इधर देखे जा रहे हैं, बोलिए ना साथ साथ में A1 प्लस A2 cos फाई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये हमको समझ में आ गया। आई होप मैं बेटा आपको क्लियर कर पाया हूं। A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई क्या बन गया A sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। A की वैल्यू क्या है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और tan डेल्टा क्या है A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। आइए प्यारे बच्चों फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा सुपरपोजिशन में। तो बेटा हमने सीखा, अगर एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है तो डेफिनेटली एक हार्मोनिक फोर्स चाहिए होगा, है ना। ये हम पहले ही सीख चुके थे काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में, है ना, कि जो फोर्स चाहिए होता है प्यारे बच्चों वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो प्यारे बच्चों जो हमको फोर्स चाहिए होता है एसएचएम कराने के लिए, वो हार्मोनिक एक फोर्स होता है। सपोज कर लो कि कोई फोर्स है हार्मोनिक फोर्स जिसके कारण पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम r1 आ रहा है, और एक फोर्स है जिसके कारण पोजीशन वेक्टर r2 आ रहा है। ठीक है, सेम मास का पार्टिकल है। अब तो F1 क्या होगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन d2r1/dt स्क्वायर। F2 क्या हो जाएगा बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन d2r2/dt स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। सोचो अगर ये दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएं तो क्या होगा, है ना। दोनों के दोनों फोर्स इकट्ठे लग जाएंगे तो प्यारे बच्चों F1 प्लस F2 हो जाएगा टोटल फोर्स, और ये जो टोटल फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मान लो पोजीशन वेक्टर R जनरेट करता है तो m इंटू d2r/dt स्क्वायर। पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू m इंटू d2r1 प्लस r2/dt स्क्वायर। तो भी मेरे को यही मिल रहा है, तो F1 प्लस F2 ये मिल रहा है, और F1 प्लस F2 मैंने माना ये है। दैट इज जो पोजीशन वेक्टर R आएगा, दैट इज प्यारे बच्चों जो पोजीशन वेक्टर R आएगा F1 प्लस F2 फोर्स के कारण, वो क्या आएगा बेटा R1 प्लस R2 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो V क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 आएगा। दैट इज अगर पहले एक एसएचएम हो रहा था, अगर एक हार्मोनिक फोर्स था वो अपनी तरफ को खींचना चाह रहा था R1 पोजीशन वेक्टर से, अब दूसरा फोर्स भी आ गया वो अपनी तरफ को खींचना चाहेगा R2 पोजीशन वेक्टर से, और रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है R1 पोजीशन वेक्टर प्लस R2 पोजीशन वेक्टर। तो बेटा सिमिलरली यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो dr/dt v बन जाएगा dr1/dt v1 dr2/dt v2, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, है ना।
अब सपोज करो कि दो अगर एसएचएम है जो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, सेम अगर दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, दोनों के दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, ये दोनों के दोनों किसी भी एक लाइन के अलोंग हो रहे हैं, तो बेटा एक के कारण अगर मान लो पोजीशन वेक्टर ये आना था, दूसरे के कारण ये, बेटा अब तो एक्स कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अगर खाली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो, या अगर वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मेरे को सम करना है, मान लो कि एक ये था दूसरा ये था, तो मैंने क्या सिखाया आपको, आप मान ले तीसरा हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। कैसे सिखाया था मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा। ये a1 था, ये ओमेगा t, तो ये हो गया था a1 sin ओमेगा t। ये क्या हो गया था प्यारे बच्चों, a1 sin ओमेगा t। बहुत शानदार, पूरा देखना है तो रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को रिवाइंड करके। और ये a2 था, ये फाइ, ये ओमेगा टी, सॉरी, तो ये क्या हो गया था a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इनको कंबाइन करके प्यारे बच्चों एक बनाना चाहता हूं, एक फंक्शन, तो ये हो गया, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट बनानी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल हो गई ज्वाइन। ये हो गया a और ये हो गया डेल्टा। अब ये बेटा a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ऐसा लग रहा है a1 a2 जैसे a1 वेक्टर है और a2 वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो एम्पलीट्यूड। दैट इज अगर दो एसएचएम सेम लाइन के अलोंग हो रहे हैं, आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का। तो क्या कर दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए a1 a2 का, और आपके पास जो वेक्टर एडिशन होगा a1 a2 का वो आपको a दे देगा, और जो a1 a2 के बीच में एंगल होगा वो फेज डिफरेंस होगा, विच इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाइ। तो बेटा a1 a2 बीच में फेज डिफरेंस फाइ, और डेल्टा क्या होगा, tan डेल्टा बेटा यहां से आप निकाल सकते हैं। इसी ट्राइंगल को ही आपने स्ट्रेट करके बनाया, ये a1 फिर फाइ एंगल पे a2, तो ये हो जाएगा a2 cos फाइ और ये a2 sin फाइ, है ना। यहीं से प्यारे बच्चों आपने डिराइव किया था a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 cos फाइ स्क्वायर प्लस a2 sin फाइ स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। और यहां से tan डेल्टा क्या निकल के आएगा, a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। tan डेल्टा क्या निकल के आया था, a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। तो बेटा हमने क्या सीखा, अगर दो एसएचएम हो रहे हैं a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइ सेम लाइन के अलोंग, तो रिजल्टेंट जो कंबाइंड एसएचएम होगा, जो फाइनली पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। और बेटा करना क्या है बेसिकली, अगर दो एसएचएम हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, हमको करना क्या होता है, सारे के सारे एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम करना होता है, और किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं, और जो जो फेज डिफरेंस होते हैं उनके बीच में उस एंगल पे हम एम्पलीट्यूड्स को लगातार जोड़ते चले जाते हैं, उस एंगल पे हम लगातार एम्पलीट्यूड्स को जोड़ते चले जाते हैं। लेट अस सपोज यहां पर इसके साथ एक और होता, सपोज a3 sin ओमेगा टी प्लस फाइ 2, और मान लो ये फाइ 1, और मान लो फाइ 2 फाइ 1 से बड़ा है, तो बेटा क्या होगा, तो a1 एक वेक्टर, दूसरा a2 वेक्टर जो कि फाइ 1 एंगल पे है, और फिर तीसरा वेक्टर a3 जो कि किस एंगल पे है प्यारे बच्चों, फाइ 2 एंगल पे है। बस इन तीनों का प्यारे बच्चों आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, भले आप कंपोनेंट्स लेके कर लीजिए, भले पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लीजिए। जो इन तीनों का वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा वो इस तीन सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जो पार्टिकल पे ये तीन एसएचएम सुपरपोज हो रहे हैं, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होगा वो a1 a2 a3 का वेक्टर सम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया कि दो नहीं, तीन, चार, पांच, जितने मर्जी हो, और ज्यादातर बेटा क्वेश्चन बेटा किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। किस पे बन रहा था, हेक्सागन प्रॉब्लम पे। आपको पहचान लेना होगा कि किस चीज पे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो वो आपको फंसाने के लिए जान के ऐसा देगा, a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, a sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। तो आपको फटाक से मन में खींच लेना होगा हेक्सागन कि हाँ ये तो हेक्सागन पे ही क्वेश्चन दे रहा है, तो फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 120 तो ये 60, फिर ये 120 तो फिर ये 60, तो a sin ओमेगा टी, फिर a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 एंगल पे, फिर प्लस 2 पाई बाय 3 मतलब इससे पाई बाय 3 एंगल पे। तो बेटा ये आ जाएगा रिजल्टेंट। और बेटा क्या बताया था आपको मैंने, हेक्सागन का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 2a। अगर साइड लेंथ ये a है तो ये क्या आ जाएगा 2a। क्यों,
क्योंकि ये ए है, परपेंडिकुलर ड्रॉप के, तो ये भी ए हो गया, और ये a cos 60 क्योंकि टोटल 120 तो आधा 60, तो a/2, और ये भी a/2, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये a/2 a और a 2a है ना। ये बेटा हमने सब कुछ पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना। तो हमने बेटा सीखा क्या क्या, हमने सीखा है अगर F1 के कारण R1 पोजीशन वेक्टर आएगा तो F2 के कारण, अगर F2 के कारण R2 आएगा तो F1 प्लस F2 के कारण जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो R1 प्लस R2 होगा, है ना। दैट इज दो एसएचएम अगर सुपरपोज करेंगे तो सिंपली आपको उनकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जोड़ देने हैं, है ना, और वेलोसिटी वेक्टर v1 प्लस v2 वो भी जोड़ देने हैं, ठीक है। और आपको बस मैं अब आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर दो एसएचएम अगर ऐड हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उनके अगर आपको रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है दो एसएचएम सुपरपोज होने के बाद, तो कैसे निकाला जाएगा, उनका वेक्टर सम किया जाएगा, और वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या लेना होगा, जो उनमें फेज डिफरेंस है। जैसे यहां पर क्या है, ये इसमें φ1 है, इसमें φ2 है, तो पहला वाला वेक्टर, फिर दूसरा φ1 एंगल पे, फिर तीसरा φ2 एंगल पे, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा मैंने आपको आई होप रिवाइज करा दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो रिवाइंड करके वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आई होप मैं आपको सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अच्छे से समझा पाया हूं। तो आइए अब देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या होने वाला है बेटा, साइनोसॉइडल वेव्स की बात करने वाला हूं मैं, है ना, लगातार। और बेटा साइनोसॉइडल वेव्स में हमने ये तो देख ही लिया, जब एक वेवलेंथ क्रॉस करती है किसी पॉइंट को तो पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, पार्टिकल बेसिकली एसएचएम कर रहा है। और एसएचएम के सुपरपोजिशन का एक्चुअली मतलब ही क्या है बेटा, एक ही जगह पे एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं और उस पार्टिकल को अलग अलग तरीके से नचाना चाह रही हैं, और वो जो पार्टिकल नाचने वाला है, जो वो किस वजह से नाचेगा बेटा, किस वजह से वो एसएचएम करेगा, कुछ उस पे फोर्स लग रहा होगा, है ना। और यहां पर अब हो क्या रहा है, अगर एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं तो एक से ज्यादा बेसिकली फोर्सेस आ रहे हैं जो उसको नचाना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस आ रहे हैं बेटा। जैसे मैंने वहां पे आपको बताया सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में कि अगर F1 अगर एक फोर्स था, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसके कारण जो पोजीशन वेक्टर आ रहा था R1 आ रहा था, और F2 के कारण प्यारे बच्चों R2 आ रहा था, ठीक है। तो बेटा बेसिकली F1 का मतलब क्या था, m, है ना, d2r1 by dt स्क्वायर। ये बेटा मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में, अभी आपने रिवाइज भी कर लिया है। F2 आया था बेटा m इंटू d2 r2 by dt स्क्वायर। बेटा रेट ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब बेटा F1 प्लस F2 अगर हो जाएगा फोर्स, क्योंकि अब दो बेटा वेव सुपरपोज कर रही हैं, जो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है, दो फोर्स बेसिकली सुपरपोज कर गए। अब क्या हो जाएगा m, और मान लो अब जो सुपरपोजिशन से पोजीशन वेक्टर आएगा, लेट्स से दैट इज r, d2r by dt स्क्वायर। और बेटा F1 प्लस F2 जब यहां से निकालेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है F1 प्लस F2 मेरे को बता रहा है d2 by dt स्क्वायर ऑफ r1 प्लस r2। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो r पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है वो r1 प्लस r2 आ रहा है, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये जो भी डिस्टरबेंस अगर एक जगह पे आ रहा है तो बेटा डिस्टरबेंस का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। अगर कोई डिस्टरबेंस, अगर बेटा दो वेव्स अगर एक जगह पे पहुंच रही हैं तो जो पार्टिकल, अगर वो डिस्प्लेसमेंट वेव है तो बेटा वहां जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी बेटा, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। मतलब अगर पहली वेव के कारण y1 होनी चाहिए थी, दूसरी के कारण y2, तो अब क्या हो जाएगी y1 प्लस y2। हल्का सा फील करा सकता हूं, लेट से एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी वेव मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है। ये ऐसे ऐसे पार्टिकल को हिलाएगी, ये जब निकलती तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, और जब ये निकलती तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा होगा क्या, इसने ऐसे ऐसे नचाना था, इसने ऐसे ऐसे, अब पार्टिकल कैसे नाचेगा, कुछ बीच में, है ना। मान लो दोनों सेम फेज में, ये इधर ले जाना चाहेगा, वो इधर, तो ऐसे नाचेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटा, ये वेव तो आगे निकल जाएगी और ये वेव आगे निकल जाएगी। तो बेटा कहां पर सुपरपोजिशन होता है, जहां पे दोनों फोर्स ऐड होंगे वहीं तो बेटा पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर्स भी ऐड होंगे। बेटा यहां पर है जो, जहां पे दोनों वेव्स पहुंच रही, जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना, वहीं पे सुपरपोजिशन। उसके बाद इसकी एनर्जी सीधा निकल गई, इसकी एनर्जी सीधा निकल गई, फिर क्या हो गया बेटा, कंडीशन जैसे वो कभी मिली ही नहीं, जैसे वो कभी मिली ही नहीं। तो बेटा सुपरपोजिशन के लिए अगर मैं जस्ट स्टेटमेंट बोलूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए, व्हेन टू वेव्स क्रॉस ईच अदर, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ
displacement due to each of the wave. Thus, the resultant displacement is the sum of displacement due to each of the wave. After the waves cross each other, the pulses move in their original direction without any change in their shape and size. Without any change. बेटा जब वो क्रॉस कर जाती है, they move such that they have never met. मतलब जैसे कभी मिली ही नहीं है। तो बेटा वही शेप और वही साइज के साथ बेटा वो पल्सेस आगे निकल जाती हैं। सीखा क्या बेटा, अगर दो वेव्स एक जगह मिलती हैं तो बेटा बेसिकली एक एसएचएम कराना चाहती थी, दूसरी भी एसएचएम कराना चाहती थी, और यहां क्या हो गया, सुपर पोजीशन ऑफ एसएचएम जो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए थी, मान लो एक के कारण Y1 एक के कारण Y2, तो अब क्या आ जाएगी Y1 प्लस Y2। या पोजीशन वेक्टर एक के कारण होना चाहिए था R1 और दूसरे के कारण R2, तो अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक के कारण X में अगर डिस्टर्बेंस होनी थी, एक के कारण Y में, अब क्या हो जाएगी बेटा, XI कैप प्लस YJ कैप हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, XI कैप प्लस YJ कैप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन हो जाएगा, और बाद में ऐसा हो जाएगा जैसे पल्सेस कभी मिली ही नहीं। बाद में कैसा हो जाएगा, जैसे पल्सेस कभी मिली ही नहीं, सेम शेप और सेम साइज के साथ निकल जाएंगी। तो बेटा क्या सीख लिया हमने सुपरपोजिशन में, अब जब दो वेव्स एक जगह पहुंचती हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका वेक्टर सम हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका वेक्टर सम हो जाएगा, दैट इज जो y आएगा, जो रिजल्टेंट y आएगा, दैट विल बी y1 प्लस y2। ठीक है। अच्छा, सुपरपोजिशन कैसी वेव्स का होता है? क्या सुपरपोजिशन डेली लाइफ में भी होता है या वही खाली वेव्स चैप्टर में ही होता है? बेटा बिल्कुल डेली लाइफ में होता है ना। एक गाना गा रहा होता है, एक आदमी बजा रहा होता है हारमोनियम, एक गिटार बजा रहा होता है, खूब सारी वेव्स सुपरपोज करती हैं और हमको नेट इफेक्ट सुनाई देता है, तभी तो शानदार दिखता, तभी तो शानदार सुनाई देता है। लेकिन बेटा सुपरपोजिशन किस टाइप की वेव्स का हो सकता है? दो चीजें ऐड हो रही है ना बेसिकली। बेटा अब ये मत कहना एसएचएम मतलब एक है साउंड वेव और दूसरी है ईएम वेव, इनका सुपरपोजिशन है। बेटा जुड़ तो वही दो चीजें सकती हैं जो सेम डायमेंशंस की हो, है ना। तो बेटा सुपरपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेव्स। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, मैं कहना चाहता हूं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। डिस्प्लेसमेंट जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो बेटा सेम टाइप की वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, ईएम वेव और ईएम वेव का सुपरपोजिशन होगा, है ना। साउंड वेव का सुपरपोजिशन होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना। तो y अगर y1 प्लस y2 है, इससे शिक्षा क्या मिली बेटा? ये तो ना मैं आपको एसएचएम में ही सिखा चुका था कि ऐसा होना चाहिए, ये मैं आपको एसएचएम में ही सिखा चुका था। मैंने अभी आपको कुछ नया नहीं बताया। सुपरपोजिशन में बेटा मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये सब कुछ एसएचएम का ही है। अगर एक पार्टिकल पे दो एसएचएम सुपरपोज हो रहे हैं, बेसिकली दो जो फोर्स थे ना वो सुपरपोज हो रहे हैं। अगर दो वेव्स अगर एक जगह पहुंच रही हैं तो बेटा जब वेव, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, जब ये वेव बेटा इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल ऊपर और आगे बढ़ेगा और ऊपर और आगे बढ़ेगी, वेव नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ऊपर, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है जब एक वेव पल्स क्रॉस करती है बेटा, एक एसएचएम कंप्लीट होता है, एसएचएम करने लग जाती है जब साइनोसॉइडल वेव आता है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, एक ही बात है बेटा, है ना। तो बेटा जब दो वेव्स एक ही जगह मिलती हैं तो होता क्या है, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसका वेक्टर सम हो जाएगा। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी उसका वेक्टर सम हो जाएगा। तो क्या खाली डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाएगा? अगर y1 प्लस y2 हो गया, डेल बाय डेल टी कर लो, तो डेल y बाय डेल टी क्या हो जाएगा, v, डेल y1 बाय डेल टी v1। अच्छा, वेलोसिटीज का भी सुपरपोजिशन। अच्छा, डेल बाय डेल एक्स करूं, डेल y बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप, m से डिनोट करते हैं। डेल y1 बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, m1, डेल y2 बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, m2। अच्छा, स्लोप्स का भी सुपरपोजिशन हो जाएगा। अभी इसको फील कराऊंगा मैं आपको, है ना, थोड़ा सा इंतजार करें, है ना। इसको डिफरेंशिएट करें, a इक्वल टू a1 प्लस a2। तो मैंने क्या सीखा बेटा, सुपरपोजिशन खाली डिस्प्लेसमेंट का होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्लोप का भी होगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट का भी एडिशन होगा, स्लोप्स का भी एडिशन होगा, वेलोसिटीज का भी एडिशन होगा और एक्सेलरेशंस का भी एडिशन होगा। प्यारे बच्चों मैंने आपको बस ये समझाया कि जो सुपरपोजिशन है, जब एक जगह पे एक से ज्यादा वेव्स पहुंचती हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आएगा या जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, है ना। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के कारण आने वाले थे उनका वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। तो बेटा मैंने बताया कि when two waves cross each other, the resultant displacement is the sum of displacement due to each of the wave, and after the waves cross each other they move in their original direction without any change in their shape and size।
बाद में वो ऐसे जाएंगे एज दे हैव नेवर मेट, एज दे हैव नेवर मेट। और y y1 प्लस y2 हो गया, तो क्या v v1 प्लस v2 नहीं होगा? क्या a a1 प्लस a2 नहीं होगा? क्या m m1 प्लस m2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी को ही डेल बाय डेल टी किया। डेल y बाय डेल टी, डेल y1 बाय डेल टी, डेल y2 बाय डेल टी। डेल y बाय डेल टी v हो गया, डेल y1 बाय डेल टी क्या होता है v1, डेल y2 बाय डेल टी क्या होता है v2। तो वेलोसिटीज का भी सुपरपोजिशन हो रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन का भी हो रहा है। डेल बाय डेल एक्स करो, डेल y बाय डेल एक्स क्या होता है स्लोप, स्लोप्स का भी सुपरपोजिशन हो रहा है, स्लोप्स का भी सुपरपोजिशन हो रहा है। इसका मतलब बेटा जो y का भी सुपरपोजिशन हो रहा है, v का भी, a का भी और m का भी। मतलब स्लोप निकालनी हो रिजल्टेंट तो कैसे निकालेंगे? दोनों स्लोप्स का एडिशन। वेलोसिटी निकालनी हो, दोनों वेलोसिटीज का एडिशन, है ना। होता क्या बच्चों को खाली ये रहता है, इस पे अगर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ नहीं करनी है, वेलोसिटीज का भी सिंपल सुपरपोजिशन एडिशन कर देना है ना। वेक्टर एडिशन और एक्सेलरेशंस का भी वेक्टर एडिशन कर देंगे और हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या स्लोप। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आइए बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से सुपरपोजिशन पे, लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, अगर एक जगह पे एक से ज्यादा वेव पहुंचती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। जैसे अगर एक होती और दूसरी नहीं होती, उसके मतलब अगर अकेली होती तो y1 होती डिस्प्लेसमेंट, दूसरे कारण y2, अब क्या हो जाएगी y1 प्लस y2। आई होप मैं आपको समझा पाया। और लेकिन बेटा हमने तो बेटा अभी जैसे सेम डायरेक्शन में, तो बेटा ये y1 और y2 डायरेक्टली जोड़ेंगे। बेटा यहां पर जब एक डायरेक्शन में होता है ना, तो बेटा प्लस माइनस से ही डायरेक्शन पता लग जाता है। तो ये जब प्लस होगा, है ना, तो बता देगा कि मतलब ये वेक्टर्स को अगर 1D हो तो बेटा हम वेक्टर्स को डायरेक्टली हम प्लस माइनस से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई कैप जे कैप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बेटा आइए अब देखो, अब रिजल्टेंट कह रहे हैं कि अगर ये दो वेव्स हैं तो सुपरपोजिशन के बाद वेव इक्वेशन क्या होगी? कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन of wave which is formed by superposition of these two waves. What is the equation of wave which is formed by superposition of these two waves? इन दोनों waves के superposition से जो wave बनेगी बेटा, उसकी equation क्या होगी? आइए बेटा फटाफट से देखते हैं कैसे बन जाएगी। y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2, ठीक है। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, और ये क्या बन जाएगा बेटा? दोनों में 1 mm तो कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, शाबाश। और इसको एक बार अगर इस क्वांटिटी को मैं थीटा कह दूं तो ये भी तो वही थीटा है ना, थीटा। तो मैं साइन थीटा प्लस 2π/3 कह देता हूं। बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा प्लस 2π/3, है ना। तो आइए देखिए अब बेटा साइन सी प्लस साइन डी क्या था? 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। बेटा इतना अपने को मालूम होना चाहिए, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो क्या बन जाएगा ये? 2 mm साइन सी, बेटा क्योंकि 2 आ जाएगा ना बाहर, 2 sin c प्लस d/2, तो क्या बन जाएगा? 2 sin c प्लस d, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 2π/3, 2 थीटा प्लस 2π/3 अपॉन 2 cos c माइनस d/2, दिस माइनस दिस, बेटा वो cos 2π/3/2 cos π/3 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या निकल के आ गया बेटा? ये निकल के आ गया cos π/3 हाफ हो जाएगा, तो ट्वाइस 2 का हाफ क्या हो जाएगा? 1, तो 1 mm ही आ रहा है एम्पलीट्यूड। और क्या आ रहा है? साइन थीटा प्लस π/3, थीटा क्या है प्यारे बच्चों? 2πx माइनस 100πt प्लस π/3। बस ये आ गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव का इक्वेशन, yxt आ गया कि इन दोनों के अगर सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी उसका जो वेव फंक्शन होगा बेटा वही रहा। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। पर इसी चीज को बेटा, ये तो मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता दिया। देखते हैं इसी चीज को हम क्या एक और तरीके से देख सकते हैं, जो फेजर वाला मेथड आपको बताया था, क्या उससे हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। एक बार ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं, पर लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा जो फेजर्स वाला मेथड था उसमें क्या था बेटा? अगर एक a1 साइन थीटा है और एक a2 साइन थीटा प्लस फाई है, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो बेटा कैसे जोड़ते थे? आइए मैं आपको याद दिला देता हूं, नहीं तो बेटा पुराना वाला वीडियो थोड़ा सा जो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम वाला बताया था वो आप देख लेंगे। मैं जस्ट एक बार आपके सामने तरीका लिख रहा हूं। ये a1 हो गया और ये a2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्यारे बच्चों फाई, और ये क्या आ गया? जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा इन दोनों का बनके,
और जो फेज कांस्टेंट आएगा वो डेल्टा। ये थीटा वही है, मतलब जो 2 पाई एक्स माइनस 200 पाई टी कह सकते हैं आप, जो भी के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कुछ आ रहा है ना, तो बेटा ये डेल्टा है। अब बेटा मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, ए क्या आता था, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है। और डेल्टा कैसे निकालते थे, टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 कॉस फाइव और ये हो जाएगा A2 साइन फाइव। तो टेन डेल्टा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, A2 साइन फाइव अपॉन A2 A1 प्लस A2 कॉस फाइव, A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। ये जस्ट आपको बस आपको रिवाइज करवाया कि कैसे होता था, है ना। बेटा मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी। हल्का सा अगर थ्योरी याद दिलाऊं तो कैसे होती थी, A1 साइन थीटा, ये A1 है, ये थीटा है, ये A1 साइन थीटा। बेसिकली थोड़ी सी मैथ्स थी बेटा, पहले भी बता चुका हूं। A2 साइन थीटा प्लस फाइव, ये A2 है ना, ये थीटा, ये फाइव और ये हो गया थीटा प्लस फाइव, और ये हो जाएगा A2 साइन थीटा प्लस फाइव। अब इन दोनों को जोड़ के एक वेव फंक्शन बनाना है, इन दोनों को जोड़ के एक फंक्शन बनाना है, और ये आ गया A और ये हो गया डेल्टा और ये हो गया A साइन थीटा प्लस डेल्टा। A1 साइन थीटा, A2 साइन थीटा प्लस फाइव बराबर A साइन थीटा प्लस डेल्टा। अब आप ध्यान से देखिए तो A आपको ऐसा लग रहा है जैसे वेक्टर एडिशन से आ रहा हो A1 A2 के, है ना। A आपको ऐसे लग रहा है जैसे A1 और A2 के वेक्टर एडिशन से आ रहा हो और बीच में जो एंगल है वेक्टर्स के वो फाइव है ना। आई होप मैं आपको ये रिवाइज करा पाया हूं। तो आइए चलिए वापस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंने जस्ट आपको थ्योरी रिवाइज कराई। अगर आपको हल्का सा भी कुछ लग रहा हो क्लैरिटी नहीं है बेटा, मैंने जो पिछली वीडियो आपके सामने रखी है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की, उसको अच्छे से रिवाइज करें, आपको एक एक चीज कायदे से क्लियर हो जाएगी, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम जो शुरुआत वाला पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, 1 mm, दूसरा भी 1 mm, लेकिन बीच में एंगल क्या है 2π/3। अरे वाह, दो वेक्टर का एडिशन करना है, बीच में एंगल 120, तो रिजल्टेंट क्या आता है, सेम मैग्नीट्यूड के अगर दो वेक्टर हो बीच में एंगल 120 तो रिजल्टेंट क्या आता है, सेम। प्रूव करना तो आप ऐसे कह सकते हैं 120 एंगल है तो बराबर होते हैं, तो बीच से पास करते हैं π/3 ठीक है। अब ये π/3 तो ये भी π/3 क्योंकि ये पैरेलल है, ये मतलब 60 तो ये भी 60, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेम होगा ही होगा, 1 ही होगा। और बेटा इसका मतलब डेल्टा क्या आ गया π/3। तो देखिए जो हमने आंसर निकाला था, तो पहली बात तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, A1 साइन थीटा और A2 साइन थीटा प्लस फाइव का, वो तो 1 mm ही आ गया, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है। दूसरा साइन 2πx माइनस 100πt प्लस डेल्टा कितना आ गया π/3, खत्म। वही चीज बस तरीका अलग। तो जैसा आपको पसंद आए, अगर आपको कभी भी कोई दे दे A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, प्लस π/3 है मान लो, और उसके बाद कोई दे दे A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2π/3 मान लो, माइनस π/3 कुछ भी ले लीजिए, तो बेटा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, अगर ये y1 है y2 तो रिजल्टेंट आ जाएगा a क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। फाइव क्या होगा, फेज डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में क्या, π/3, और साइन के बाद ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा आ जाएगा। और डेल्टा कैसे निकालेंगे, टेन डेल्टा इज A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। जैसे इस केस में कैसे निकालेंगे, A1 और A2 कितने एंगल पे है, इससे π/3 एंगल पे, 60 भी कह सकते हैं, π/3 जो आपका मन करे। डेल्टा बेटा ये वाला एंगल है, टेन डेल्टा कैसे निकालेंगे, A2 साइन π/3 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस π/3। ये A2 कॉस π/3 है और ये A2 साइन π/3 है, तो टेन डेल्टा क्या है, A2 साइन π/3 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस π/3।
आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। इस तरीके से सुपरपोजिशन के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आइए एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सुपरपोजिशन पे। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, बेटा ये आपको एक ट्रायंगुलर वेव दे रखी है कि स्क्वायर, लेकिन क्या ऐसी वेव होना पॉसिबल है? सोचिए। प्रदीप सर ने बताया था बेटा पिछली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में कि भैया जो वैलिड वेव फंक्शन है, वैलिड वेव फंक्शन विल बी वन विच विल बी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, याद आ गया, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बाउंड एंड शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, शायद अगर आपको याद हो। तो बेटा ये आपको डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा है, इसमें तो नोक निकल रही है, चोंच है, दैट इज ये नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा मान लो ऐसी वेव पल्स है, मान लो ऐसी वेव पल्स है ना। अब दोनों की जो रफ्तार है बेटा वेव पल्सेस की, बेटा एक ही स्ट्रिंग पे तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है। अब बेटा ऐसे आपको सुपरपोजिशन के इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड में बेटा 1 सेकेंड में क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे मतलब बढ़ रही है तो 1 सेंटीमीटर आगे आएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर आगे, दैट इज दोनों की मुलाकात होगी। तो सबसे पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड, दोनों की मुलाकात, टाइम एंड टाइम। अब ये थोड़ा छोटा दिख रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मतलब समझ में आ गया ना, ये भी 1 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब 1.5 सेकेंड पे क्या होगा, ये 1 पॉइंट बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, उस पे क्या होगा। अब बेटा बेसिकली ये भी 1.5 आगे आएगा, है ना, और ये भी 1.5, या आप कह लो कि ये अगर यहीं का यहीं है, मतलब वैसे तो देखो बढ़ रहा है, ये भी 1.5, ये भी आगे बढ़ा, 1.5 ये भी आगे, है ना, तो दोनों 1.5 आगे है ना। या मैं कह सकता हूं तू वहीं रुक और ये 3 इधर आ जाए, बात तो एक ही रहेगी ना यार, या बात फर्क हो जाएगी? बात में कोई फर्क नहीं आने का। तो आप कह लो तू वहीं है और भैया चल तू इधर आ जा 3 सेंटीमीटर, है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब होना क्या है बेटा, वेक्टर सम, यहां तो एक ही है तो यहां तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे बेटा ये -2 बोल रहा है और ये +2 बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 आ गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, उसके बाद हो रहा है कि बेटा बेसिकली हो पता है क्या रहा है, ये वाली इक्वेशन में हमने हर जगह -2 कर दिया, जो 0 था। बेटा अगर किसी लीनियर इक्वेशन को अगर मैं -2 कर दूं, जैसे y इक्वल टू x -2, तो क्या होता है, ग्राफ पूरा नीचे आ जाता है। बेटा अगर ये y इक्वल टू x है, x -2 क्या हो जाएगा, ऐसे पास करना, आप बना के देख लीजिए भले, है ना। तो बेटा ये 0 -2 पे क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, इस जगह पे तो -2 बन जाएगा। ओ आई एम सॉरी, ये 0 तो यहाँ पे -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा अब इन दोनों को जोड़ना ही तो है, आपको एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये, बना दीजिए लाइन। बेसिकली मैंने क्या किया, इसी को उठा के यहाँ ले आया, देखिए ध्यान से। अगर इसी पे बनाना हो तो मैं यहीं पे ऐसे बना दूंगा, ये और यहां पर तो कुछ मिला ही नहीं, बस ये बन गया सुपरपोजिशन। ये हो गया t इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स पे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। बेटा कुछ खास मुश्किल नहीं है। बेटा देखो अगर आपको इनको जोड़ना है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, एक 0 पे है और एक -2 पे, तो एडिशन क्या हो जाएगा, -2। एक कहां पे है, इस वाले में क्या था, एक 2 पे है, एक -2 पे, तो बेटा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। बस 2 पॉइंट मिल गए, बन गया, जोड़ दिया, हट, ये बन गया। इसके बाद अगला क्या पॉइंट, वैसे तो बेटा ये देखो ऐसा वेव पल्स होती ही नहीं है, वेव पल्स तो साइनोसॉइडल होती है, कोसाइन होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 2 सेकेंड्स की, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। इसको मैं मिटाता चलता हूं क्योंकि बेटा नहीं तो जगह नहीं रहेगी बोर्ड पे। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी इनटू टाइम 2 आ गया, और ये भी 2 सेंटीमीटर इधर जाएगी। पर कहां दोनों को चलाते रहेंगे, इसको रोकिए और इसको कहिए तू 4 सेंटीमीटर इधर आ जा। तो अगर ये 4 इधर आएगा, 2 इधर आके यहां पे और 2 और इधर आके यहां पे, बेसिकली दोनों मिल गए। अब बेटा इनको जोड़ना,
अब देखो जीरो और जीरो तो मिलके जीरो बन गए, ओ सॉरी ये तो जीरो है और एक बन रहा है -2, तो बेटा क्या बन जाएगा -2। जीरो और -2 बन गया -2, एक पॉइंट तो ये आ गया, और यहाँ पे ये -2 पे जा रहा है और वो 2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस ये वाली लाइन बेसिकली 2 नीचे आनी थी, आ गई है ना, और ये भी 2 नीचे आनी थी, ये भी आ गई, बस ये बन जाएगा फाइनल रिजल्टेंट, ये आ जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस W, है ना। बस बिल्कुल बेटा सिंपल है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं बेटा 2 सेकंड्स वाला, ये देखते हैं एक बार 2 सेकंड्स वाला एक बार फिर देख लेते हैं ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। सुपरपोजिशन काफी आसान टॉपिक रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, हालांकि इस पे बेस्ड आगे जो हमारे टॉपिक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में आइए पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ क्या चल रहा है बेटा, ये चल रहा है कि 2 सेकेंड्स पे, अच्छा बात कर रहा था मैं, तो बेटा देखो एक्चुअली तो ये भी 2 सेंटीमीटर आ गया, ये यहाँ पे है और ये चीज यहाँ पे आई, दोनों मिल गए बेसिकली। कलर मेरे को अलग अलग चूज कर लेने चाहिए, ठीक है। अब बेटा -2, ये +2 और ये -2, तो मिलके क्या बन जाएंगे 0, है ना। तो यहां पे आना चाहिए 0, ठीक है, और ये 0 और ये वाला -2, तो यहां पे आना चाहिए -2, बस फिर इसको जोड़ दो, ये 0 और यहां पे -2, तो क्या आना चाहिए -2, बस इनको जोड़ दो, खत्म। और अगर यही सेम डायरेक्शन में होते, मान लो ऐसे ऐसे वाले डिब्बे होते, तो क्या होता, दोनों ये इसको 2 सेंटीमीटर जोड़ना, 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाता, 0 + 2 यहाँ पे 0 मतलब 2 हो जाता, तो ऐसा बन जाता, घर बन जाता, सुंदर घर, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बच्चों, इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे 2.5 सेकेंड्स पे आइए फटाफट से देखते चलते हैं। 2.5 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो याद हो गया मन में। अब 2.5 सेकेंड्स पे 2.5 सेकेंड्स, देखो ये भी 2.5 आगे जाएगी और ये भी 2.5, तो इसको यही रखो और इसको कहो तू 5 इधर आ जा। 5 इधर आएगी तो कैसे बेटा, 2 और 2 4 और 1 एक और। अच्छा अब ये क्रॉस करने वाली है, उसके बाद जो अगला टाइम है वो बेकार है ना, वो देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि क्रॉस कर चुके हैं। चलिए बनाएंगे फिर भी। अब बेटा इन दोनों को जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे, ये -2 है ना, ये 0 और ये -2, तो क्या बन जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, करेक्ट है। और अब ये -2 और ये +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, करेक्ट है। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ तो एक ही पल्स है तो उसको ही बनाएंगे खाली, और -2 और 0 तो मिलके -2 ही रहेगा, -2, और यहाँ पे -2 और ये -2 और ये 2 मिलके क्या रहेगा 0 रहेगा, तो यहाँ 0, और उसके बाद क्या है बेटा, ये +2 पे है, जगह थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा सा एनक्रोचमेंट करना पड़ेगा, ये 2 ऊपर, और फिर यहाँ तो अकेली है ना, तो ये तो बेसिकली ये यहाँ पे ये अकेला था, खाली इतने पार्ट में सुपर पोजिशन हो, वहां तो वो अकेली रह गई और ये अकेली। अब बेटा 3 सेकंड्स पे चलिए यहीं पे देख ही लेते हैं। अब 3 सेकंड्स पे क्या होगा, एक्चुअली तो ये भी 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगी 3 सेकंड्स पे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी वाली पल्स, और ये भी 3 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी, टी इक्वल टू मतलब बेसिकली कौन से टाइम पे बात कर रहे हैं, 2.5 सेकंड्स पे ना, सॉरी 3 सेकंड्स पे, तो ये भी 3 सेंटीमीटर आगे चलेगी, दैट इज 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगी, ये 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ओह सॉरी ज्यादा ही दूर बना दी थी इसको, बेटा 2 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे और आया, तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो है ये 2 इधर और 1 इधर, क्योंकि 3 सेकंड पे 3 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी, मतलब जस्ट ये कंडीशन हो जाएगी। फिर बस 3 सेकंड पे पूछने का मतलब यही होता है, अगर कोई उस टाइम के बाद पहुंचे जब ये मतलब पल्सेस क्रॉस कर गई, तो बेटा उसके बाद पूछने का मतलब यही होता है कि क्या आपको सुपरपोजिशन पूरे तरीके से आता है, कि बाद में दे विल मूव सच दैट मतलब एज दे हैव नेवर मेट विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन, है ना। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे। सुपरपोजिशन में हमने सीखा क्या है, जब एक जगह पे बेटा एक से ज्यादा वेव्स मिलेंगी तो बेटा वहां पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगी, वेक्टर सम हो जाएगी, जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम हो जाएगी, जो स्लोप होगी वो वेक्टर सम हो जाएगी, है ना। कल इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे सुपरपोजिशन को,
इसमें एक छोटा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सिखाएंगे कल के लेक्चर में, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा शुरुआत से ही और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो बेटा आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। हालांकि ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट और काफी इजी पोर्शन है, पर कभी कभी आ जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, छोटी सी मैथ्स होती है ना। तो बेटा आपका काम है, बेटा आज क्या करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, है ना। बस पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल मुलाकात होती है इसी टॉपिक के आगे। थैंक यू।